नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की तैयारी आप निरंतर कर रहे हैं और लगातार अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज हम भारत का भौतिक भूगोल का कंटेंट लेकर आए हैं। एक से एक बढ़कर आपको अच्छा नोट्स आज मिलने वाला है, जिससे आपका भारत का भौतिक भूगोल बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। इससे पहले कि आपका टॉपिक शुरू करें, एक लेखपाल की बुक के बारे में बात करते हैं। ये लेखपाल एग्जाम के लिए स्पेशली डिजाइन की गई 16 दिसंबर 2025 के सिलेबस पर आधारित बुक है। इस बुक में आपको लेटेस्ट सिलेबस मिलने वाला है और सभी सब्जेक्ट के टॉपिक थ्योरी और एमसीक्यू के साथ कवर किए गए हैं, जैसे कि भारतीय संविधान, ग्राम समाज विकास, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, कंप्यूटर एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिर्फ थ्योरी ही नहीं मिलेगी आपको, हर चैप्टर के एग्जाम ओरिएंटेड आपको एमसीक्यू भी मिलने वाले हैं। साथ ही लेखपाल का प्रैक्टिस सेट भी है, जिसमें ओएमआर शीट भी दी गई है। प्रैक्टिस सेट को आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने है। प्रैक्टिस करते वक्त बिल्कुल भी रियल एग्जाम जैसा आपको फील होगा। हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराया गया है। अगर आप अपडेटेड सिलेबस और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट प्लस रियल एग्जाम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट कॉम्बो आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है लेखपाल की, और ये आपका दो है। एक आपका स्टडी गाइड बुक है, जिसमें आपका कंप्लीट कंबाइंड सिलेबस मिलता है, एमसीक्यू मिलते हैं। दूसरा आपका प्रैक्टिस सेट है, और अलग अलग बुक भी है, हिंदी की, कंप्यूटर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य भौगोलिक परिचय की। तो भारत के भौतिक भूगोल का सामान्य भौगोलिक परिचय क्या है? अक्षांशीय विस्तार से शुरुआत करते हैं। भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। देशांतरीय विस्तार की अगर बात की जाए तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। जनसंख्या की अगर बात की जाए तो भारत विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या का निवास स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार नया डेटा आएगा तो ये परिवर्तित होगा। कर्क रेखा की अगर बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों को आपको याद करके रखना है। मानक समय रेखा की अगर बात की जाए तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। यह यूपी के प्रयागराज के पास, मिर्जापुर के पास नैनी से होकर गुजरती है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। समय अंतर की अगर बात की जाए तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। सीमा विस्तार की अगर बात की जाए तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की अगर बात की जाए तो भारत की कुल स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। पड़ोसी देश सीमा लंबाई क्रम की अगर बात की जाए तो 55 एमबीए ट्रिक आप याद रखेंगे। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, लगभग 4,096.7 किलोमीटर। उसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। अंत में आती है अफगानिस्तान, जिसके साथ 106 किलोमीटर सीमा लगती है, लेकिन यह सीमा अभी पाक अधिकृत कश्मीर वाला हिस्सा है। त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो यह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। शून्य रेखा सीमा। 7 सिस्टर्स की अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तर के 7 राज्य अरुणाचल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये सभी 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। सिक्किम इनमें शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। चिकन नेक किसे कहते हैं? तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है, यह मात्र 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल में स्थान। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है।
रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है। तो अंतिम बिंदु की अगर बात की जाए तो उत्तर में इंदिरा कौल है जो लद्दाख में स्थित है। दक्षिण में मुख्य विंद भूमि पर केप कोमोरिन है जो कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षिण सुदूर तो इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। 2004 में सुनामी के बाद यह जलमग्न हो गया। पूर्व किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है और पश्चिम में गुहार मोती है जो गुजरात में है। तो ये चारों दिशाओं के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, याद रखिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पूर्व में किबुथु है जो अरुणाचल में है और पश्चिम में गुहार मोती है जो गुजरात में है। अब हम बात करेंगे भारत के भौतिक संरचना की, फिजिकल स्ट्रक्चर की। तो शुरू करते हैं पर्वत प्रणाली से, माउंटेन सिस्टम से। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। भारत का उत्तरी भाग हिमालय से घिरा है जो एक नवीन बलित पर्वत है। हिमालय का निर्माण टेथिस सागर के अवसादों में बलन पड़ने से हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है। सियाचिन ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर है, लगभग 76 किलोमीटर, और सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है काराकोरम श्रेणी में। बालटोरो और बियाफो काराकोरम श्रेणी के अन्य प्रमुख ग्लेशियर हैं। ट्रांस हिमालय यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां आती हैं। केटू गार्डविन आस्टीन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर, जो काराकोरम श्रेणी में पीओके में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में। महान हिमालय इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर इसी श्रेणी में नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा की अगर बात की जाए तो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में है। यह यूनेस्को की एकमात्र मिश्रित धरोहर है। नंदा देवी यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और यह कुमायूं हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी की अगर बात की जाए तो यह उत्तराखंड चमोली में स्थित है। एक राष्ट्रीय उद्यान है जो महान हिमालय क्षेत्र में स्थित है। लघु हिमालय की अगर बात की जाए तो इसे मध्य हिमालय या हिमाचल भी कहते हैं। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियां यहीं पर हैं। करेवा कश्मीर घाटी में हिमनद मिट्टी को के जमाव को करेवा कहते हैं, जो केसर, बादाम और अखरोट की खेती के लिए प्रसिद्ध है। शिवालिक की अगर बात की जाए तो हिमालय की सबसे बाहरी और नवीन श्रेणी है। इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो हिमालय का वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है, इसे टेबल पर शिवालिक के नाम से याद करते हैं। टेबल में टा जो है वो ट्रांस हिमालय है, वा जो बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय है, ला यानी कि लघु हिमालय, और शिवालिक तो आपका आ ही जाता है। दून और द्वार की अगर बात की जाए तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटियों को पश्चिम में दून जैसे देहरादून और पूर्व में द्वार कहते हैं जैसे हरिद्वार। असम हिमालय यह तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। पूर्वांचल पहाड़ियां तो इसमें पटकाई बूम जो अरुणाचल प्रदेश में है, नागा हिल्स और मिजो हिल्स शामिल है जो म्यांमार से सीमा बनाती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारावती चोटी नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। ब्लू माउंटेन मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी फवंग पुई को कहते हैं। किसको कहते हैं? फवंग पुई को ब्लू माउंटेन कहते हैं। यह मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली श्रेणी यह विश्व की सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे पुरातन जो पर्वत श्रेणी है, अवशिष्ट है, वो अरावली श्रेणी है। अरावली का विस्तार गुजरात से दिल्ली रायसीना हिल्स तक है और इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर माउंट आबू पर है। ये जो 1722 मीटर है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और जो अरावली का अभी करंट में टॉपिक भी काफी चला है, इस पर काफी वाद विवाद हुआ है, तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आने वाली परीक्षाओं में यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। विंध्याचल श्रेणी की अगर बात की जाए तो यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत को भौगोलिक रूप से अलग करती है और एक जल विभाजक का कार्य करती है। ब्लॉक पर्वत जो है भारत में वो सतपुड़ा श्रेणी है जिसका निर्माण भ्रंश के कारण हुआ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। अमरकंटक मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जहां से नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं। राजमहल की पहाड़ियों की अगर बात की जाए तो झारखंड में स्थित हैं,
जो प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी पूर्वी सीमा बनाती हैं। गिर पहाड़ियों की अगर बात की जाए तो गुजरात में स्थित है। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। पश्चिमी घाट की अगर बात की जाए तो इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। यह जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। यह एक सतत दीवार जैसी श्रृंखला है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमलाई पहाड़ियों में 2695 मीटर ऊंची है। पूर्वी घाट यह असतत है क्योंकि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इसी काट दिया जाता है। तो यह प्राचीन वलित पर्वत का अवशेष है। जो पूर्वी घाट है ये बिखरा हुआ है, असतत है, एक जैसा नहीं है, क्योंकि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों ने इसे काट दिया है और यह प्राचीन वलित पर्वत के अवशेष जैसा है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगड़ा है, जो 1690 मीटर आंध्र प्रदेश में है। पुरानी एनसीईआरटी में आपको महेंद्रगिरी मिलेगी, जो 1501 मीटर में है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदगड़ा, जिसकी ऊंचाई है 1690 मीटर। नीलगिरी पहाड़ियां ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यहां टोडा जनजाति निवास करती है। साइलेंट वैली केरल में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित शांत घाटी अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इलायची पहाड़ियां, कार्डमम हिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम पहाड़ियां हैं, जो केरल में स्थित हैं, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। मेघालय का पठार, तो ये प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है, हिमालय का नहीं है। इसे कार्बी आंगलोंग पठार भी कहते हैं। नौकरेक मेघालय पठार गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है और यह एक बायोस्फीयर रिजर्व है। अब हम बात करेंगे पठार की। दक्कन का पठार यह त्रिभुजाकार है और इसका निर्माण क्रेटेशियस युग में ज्वालामुखी लावा से हुआ है। कर्नाटक का पठार यह मैसूर का पठार भी कहलाता है। यहां से कावेरी नदी निकलती है। बाबा बुदन की पहाड़ियां लौह अयस्क के लिए जो जानी जाती हैं, यहीं पर स्थित है। तेलंगाना का पठार यह गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में स्थित है। छोटा नागपुर पठार यह भारत का रूर कहलाता है, क्योंकि यह कोयले और लोहे में समृद्ध है। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। यह जैन धर्म की तीर्थ स्थली है। यहां पर सम्मेद शिखर स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सम्मेद शिखर कहां स्थित है? तो छोटा नागपुर के पहाड़ जो पठार है वहां पर स्थित है। यहां पर सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, जहां पर सम्मेद शिखर स्थित है। दामोदर भ्रंश घाटी की अगर बात की जाए तो छोटा नागपुर पठार को हजारीबाग और रांची पठार में विभाजित करती है। पाट भूमि की अगर बात की जाए तो छोटा नागपुर पठार के ऊंचे समतल भाग को पाट भूमि कहते हैं, जहां पर लेटेराइट मिट्टी की अधिकता है। मालवा के अगर पठार की बात की जाए तो यह बिंद श्रेणी के उत्तर में स्थित है और चम्बल नदी द्वारा बनाए गए बिहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। अरी अपवा अमरकंटक पठार इसका उदाहरण है, जहां से नदियां नर्मदा, सोन, जोहिला अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। बुंदेलखंड पठार की अगर बात की जाए तो यह ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना है। यह सूखा प्रभावित क्षेत्र है। यूपी और एमपी सीमा पर यह स्थित है। बघेलखंड पठार की अगर बात की जाए तो यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। काठियावाड़ा प्रायद्वीप गुजरात में स्थित है। यहां गिरनार पहाड़ियां स्थित हैं। दंडकारण्य पठार ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। यह नक्सल प्रभावित और वन संपदा से भरपूर है। अब हम बात करेंगे मैदानों की। भाबर शिवालिक के ठीक नीचे का 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र, जहां नदियां विलुप्त हो जाती हैं, भाबर मैदान कहलाता है। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण का दलदली क्षेत्र, जहां नदियां पुनः सतह पर आती हैं। यह जैव विविधता और घने वनों के लिए जाना जाता है और यह मलेरिया प्रभावित क्षेत्र है, दिमागी बुखार प्रभावित क्षेत्र है, जापानी इन्फ्लुएंजा, तो उसके लिए भी यहां पर काफी ज्यादा सरकारी बचाव कार्य किए जा रहे हैं। बांगर का क्षेत्र यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। इसमें कंकड़ पाए जाते हैं। रेह या कल्लर बांगर मिट्टी के ऊपर जमा लवड़ीय क्षारीय सफेद परत है। यह अत्यधिक सिंचाई के कारण हो गई है। खादर यह नवीन जलोढ़ मिट्टी है का क्षेत्र है, जो कृषि के लिए सर्वाधिक उपजाऊ है।
जिसे इसे पंजाब में बेत कहते हैं। जो खादर है ये नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। दोआब, दो नदियों के बीच की उपजाऊ उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं, जैसे गंगा और यमुना के बीच की उपजाऊ भूमि है। बारी दोआब, ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र बारी दोआब कहलाता है। ये अमृतसर से लाहौर तक है। बिस्त दोआब, ब्यास और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र बिस्त दोआब कहलाता है। ये जालंधर और होशियारपुर के बीच में है। रचना दोआब, रावी और चिनाब के बीच का क्षेत्र है। छाछ दोआब, चिनाब और झेलम के बीच का क्षेत्र है। सुंदरवन डेल्टा की अगर बात की जाए तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। थार मरुस्थल अरावली के पश्चिम में स्थित है। यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है के कारण बना है। रैन शैडो एरिया, यहाँ पर पानी बहुत कम गिरता है। अरावली के पश्चिम में स्थित है। मरुस्थली, थार मरुस्थल का वह भाग जहां बालू के टिब्बे पाए जाते हैं तो उसे मरुस्थली कहते हैं। बरखान, मरुस्थल में बनने वाले अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को बरखान कहते हैं। तो जो मरुस्थल में अर्धचंद्राकार बालू के टीले बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? बरखान। मरुस्थल में पाई जाने वाली खारे पानी की झील को प्लाया या डांड कहते हैं। कच्छ के रण की अगर बात की जाए तो यह गुजरात में स्थित है और ये एक नमकीन दलदल है जिसे सफेद रेगिस्तान भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे नदियां एवं जल संसाधन की। सबसे पहले शुरू करेंगे हिमालय नदियां से। तो सिंधु नदी, इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील बोखरचू के पास से होता है। भारत में यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से बहती है। सिंधु जल समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। भारत रावी, ब्यास, सतलज का 80% और सिंधु झेलम चिनाब का 20% पानी का उपयोग कर सकता है, लेकिन यह अभी संधि होल्ड पे कर दी गई है जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। श्योक, गिलगित, जास्कर, ये सिंधु नदी की प्रमुख हिमालयी सहायक नदियां हैं। झेलम नदी की अगर बात की जाए तो यह शेषनाग झील से निकलती है और वूलर झील से होकर बहती है। यह भारत पाक सीमा बनाती है। श्रीनगर इसी के किनारे स्थित है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा नदियों से मिलने से बनती है। किशनगंगा परियोजना झेलम नदी की सहायक किशनगंगा नदी पर स्थित है, जिस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी। रावी नदी की अगर बात की जाए तो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। लाहौर शहर इसी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी की अगर बात की जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर की है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री निकलती है। इसे 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। नमामि गंगे की अगर बात की जाए तो गंगा संरक्षण के लिए और इसकी शुद्धि के लिए 2014 में शुरू की गई एकीकृत मिशन योजना है। अब हम बढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ जो आपके एग्जाम में आने की संभावना रखता है। पंचप्रयाग है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं और यहां से इसे गंगा कहा जाता है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं। कर्णप्रयाग में पिंडर और अलकनंदा मिलती हैं। नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं। तो सबसे लास्ट में नीचे भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है जो यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुंछ चोटी से निकलती है। चंबल, बेतवा, केन इसकी सहायक नदियां हैं। चंबल नदी अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यह घड़ियाल संरक्षण के लिए जानी जाती है। केन बेतवा लिंक यह भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है जिससे बुंदेलखंड को लाभ होगा। रामगंगा यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से बहने वाली गंगा की सहायक नदी है। गोमती नदी यह मैदानी इलाके फुलहर झील, पीलीभीत से निकलने वाली एकमात्र प्रमुख सहायक नदी है। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर इसी के किनारे स्थित है। घाघरा यानी कि सरयू गंगा की जल आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी सहायक नदी है। अयोध्या सरयू के किनारे ये स्थित है। कोशी नदी की अगर बात की जाए तो इसे अपना मार्ग बदलने के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। ये 7 धाराओं सप्तकोशी से बनती है। सोन नदी गंगा की एकमात्र प्रमुख सहायक नदी जो दक्षिण अमरकंटक से आकर मिलती है पटना के पास में। इस पर बाण सागर बांध बना हुआ है। दामोदर नदी इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना इसी पर बनी है, डीवीसी
1948 में। ब्रह्मपुत्र, इसे तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में इसे यमुना कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल में क्या कहते हैं, तो दिहांग कहते हैं, तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि असम में स्थित है। उमानंदा ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। तीस्ता नदी यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो सिक्किम जेमू ग्लेशियर से निकलती है। भारत बांग्लादेश विवाद का विषय है। लोहित नदी, इसे खूनी नदी भी कहते हैं। इस पर भूपेन हजारिका सेतु, ढोला सादिया पुल बना हुआ है। अब हम बात करेंगे भारत की प्रायद्वीपीय नदियों की। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि ये वर्षा जल पर निर्भर करती हैं। इनकी घाटियां उथली होती हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जो 1465 किलोमीटर लंबी है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। नासिक त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती है। सहायक नदियां इसकी हैं प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, बेनगंगा और पेनगंगा। चित्रकूट जलप्रपात, यह छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात कहां स्थित है? इंद्रावती नदी पर, छत्तीसगढ़ में। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, जो तेलंगाना में है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। इस पर नागार्जुन सागर बांध और अलमट्टी बांध स्थित हैं। सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, मूशी हैदराबाद मूशी के किनारे है और घाट प्रभा इसकी सहायक नदियां हैं। कावेरी नदियां, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों कोडागू से निकलती है। तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। यह अंतर आप ध्यान रखिएगा। कावेरी विवाद यह मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल और पुडुचेरी के बीच में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। भारत के सबसे पुराने जल विद्युत संयंत्रों में से एक है। नर्मदा नदी यह अमरकंटक से है निकलती है और भ्रंश घाटी में पश्चिम की ओर बहती है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित एक विशाल परियोजना है और स्टेचू ऑफ यूनिटी इसी के पास बना हुआ है। ताप्ती नदी यह मूलताई बैतूल एमपी से निकलती है। सूरत शहर इसी के किनारे स्थित है। जो बैतूल एमपी से निकलती है ये ताप्ती नदी और सूरत शहर इसी के किनारे स्थित है। एस्चुरी नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाती हैं, क्योंकि ये भ्रंश घाटी में तेज गति से बहती हैं। माही नदी की अगर बात की जाए तो यह भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लूनी नदी यह अजमेर नाग पहाड़ से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यह एक अंतःस्थलीय नदी है। साबरमती नदी की अगर बात की जाए तो अहमदाबाद और गांधीनगर इसी नदी के किनारे स्थित है। यह अत्यधिक प्रदूषित नदी है। सारावती नदी की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में बहती है। इस पर प्रसिद्ध जोग जलप्रपात स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात बाराही नदी कर्नाटक में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 455 मीटर। मांडवी और जुआरी गोवा की प्रमुख नदियां हैं। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है, जिसे केरल की जीवन रेखा कहते हैं। इडुक्की बांध इसी पर स्थित है। महानदी, इसे छत्तीसगढ़ की गंगा कहते हैं। इसका बेसिन धान का कटोरा कहलाता है। अब हम बात करेंगे झीलों की एवं जल संसाधन की। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है। यहाँ नलबाना पक्षी अभ्यारण्य है। यह भारत की पहली रामसर साइट थी। वुलर झील जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह गोखुर झील का उदाहरण है। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। डल झील की अगर बात की जाए तो यह श्रीनगर में स्थित है। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध शिकारा हाउस बोट यहीं पर है। सांभर झील राजस्थान में है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। नमक उत्पादन का यह बड़ा स्रोत है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। इसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है, जो संगाई हिरण का घर है। फुमदी लोकटक झील में तैरते हुए वनस्पति के द्वीपों को फुमदी कहते हैं। लोनार झील महाराष्ट्र बुलढाणा में स्थित है। इसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ है।
इसका पानी गुलाबी हो जाता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। दूसरी सबसे बड़ी लैगून है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसे समुद्र से अलग करता है। वेम्बनाड झील केरल में स्थित भारत की सबसे लंबी झील है, जो 96 किलोमीटर लंबी है। यहाँ नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ बल्लकमली होती है। बल्लमकली। अष्टमुडी झील केरल में स्थित एक रामसर साइट है। 8 भुजाओं वाली यह झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है और यह मीठे पानी की झील है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। गोविंद सागर झील इसी के पीछे है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना के संगम पर उत्तराखंड में स्थित भारत का सबसे ऊंचा बांध 260.5 मीटर ऊंचा है। हीराकुंड बांध यह महानदी ओडिशा पर स्थित है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। मुख्य बांध 4.8 किलोमीटर लंबा है। रिहंद बांध यूपी में सोनभद्र नदी पर स्थित है। इसके पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन एक बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 गंगा नदी पर हल्दिया से प्रयागराज तक सबसे लंबा जलमार्ग 1620 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NW2 ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से धुबरी तक। जल तनाव वाटर स्ट्रेस क्या होता है? भारत में विश्व के 4% जल संसाधन है, लेकिन 17% जनसंख्या निवास करती है, जिससे जल तनाव बढ़ रहा है। अटल भूजल योजना भूजल प्रबंधन के लिए 7 राज्यों में चलाई जा रही योजना है। अब हम बढ़ेंगे जलवायु की तरफ। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चाहे आप बोर हो रहे हो, चाहे आपको नींद आ रही हो, लेकिन कोशिश करिए कि क्लास अंत तक देखिए। कुछ सब्जेक्ट आपको बोर करते हैं, लेकिन आपको बोर होना पड़ेगा। भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहा जाता है। मानसून प्रस्फोट जून के पहले सप्ताह में केरल तट पर अचानक भारी बारिश का शुरू होना कहलाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में 75% से अधिक बरसात जून से सितंबर के बीच में इसी से होती है। इसकी 2 शाखाएं हैं, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा यह बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिक शक्तिशाली होती है और पश्चिमी घाट पर भारी वर्षा करती है। मासिनराम मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है और यह शीत मरुस्थल है। उत्तर पूर्वी मानसून इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। इससे शीतकाल अक्टूबर दिसंबर में तमिलनाडु में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवातों के कारण उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा होती है। रबी फसल लाभ पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा गेहूं और सेब हिमाचल कश्मीर के लिए गोल्डन ड्राफ्ट्स मानी जाती हैं। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली तेज हवाएं हैं। पछुआ जेट स्ट्रीम सर्दियों में भारत में ठंडी लाती हैं और पूर्वी जेट स्ट्रीम मानसून को लाती हैं। ITCZ अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यह निम्न दाब की पेटी है। मानसून के समय यह गंगा के मैदान के ऊपर खिसक आता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। अल नीनो पेरू तट पर प्रशांत महासागर का गर्म होना, इससे भारत में मानसून कमजोर पड़ता है और सूखा पड़ता है। ला नीना इसका भारत के मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अच्छी और भारी बारिश होती है। अल नीनो मोडोकी मध्य प्रशांत सागर का गर्म होना, यह भी भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अक्टूबर हीट मानसून के लौटने के बाद साफ आसमान, उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की कष्टदायक स्थिति को कहते हैं। नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल में मानसून पूर्व होने वाली तूफानी वर्षा काल बैसाखी कहते हैं। चाय, जूट और चावल के लिए अच्छी होती है। बारदोली छीड़ा असम में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा है। चाय की खेती के लिए लाभदायक होती है। आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक में प्री मानसून वर्षा जो आम पकाने में मदद करती है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में कॉफी के फूलों के लिए खिलने में सहायक वर्षा। लू उत्तर पश्चिम भारत में मई जून में चलने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी स्थानीय हवा को लू कहते हैं। अब हम बात करेंगे कोपेन का वर्गीकरण। AMW मालाबार तट लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी क्षेत्र। AS कोरोमंडल तट शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला क्षेत्र। CWG गंगा का मैदान शुष्क शीत ऋतु वाला आर्द्र तापीय मैदान।
ई ध्रुवीय प्रकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। चक्रवात की अगर बात की जाए तो भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में आते हैं, जैसे अम्फान, फानी, हुदहुद। बादल फटना एक छोटे क्षेत्र में बहुत कम समय में अत्यधिक भारी वर्षा 100 प्रति घंटा से अधिक होना, उत्तराखंड और हिमाचल में ये चीजें आम होती हैं और बहुत सारी जन हानि करती हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, मृदा एवं वनस्पति। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मृदा की अगर बात की जाए तो आईसीएआर ने इसका वर्गीकरण किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है। पहली है जलोढ़ मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में लगभग 43% में पाई जाती है। यह पोटास में धनी लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन में गरीब होती है। काली मिट्टी, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं या कपास मृदा भी कहा जाता है। इसमें नमी धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिसके कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश मालवा में है। इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। लाल मिट्टी, इसका रंग लाल होता है लौह ऑक्साइड के कारण। इसकी उपस्थिति के कारण यह लाल रंग की होती है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी लाल रंग की होती है। यह तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। पीली मिट्टी, जब लाल मिट्टी में पानी मिल जाता है तो यह पीली दिखाई देती है। लेटेराइट मिट्टी, यह उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निक्षालन सिलिका का बह जाना प्रक्रिया से बनती है। यह ईंट बनाने और काजू के खेती के लिए अच्छी है। शुष्क मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती है। इसमें घुलनशील नमक की मात्रा अधिक और ह्यूमस कम होता है। मोटे अनाज बाजरा के लिए यह उपयुक्त होती है। पीट या जैविक मृदा केरल, कोट्टायम, आलापूझा में पाई जाती है। इसे कारी भी कहते हैं। यह भारी, काली और अम्लीय होती है। लवणीय मृदा, इसे ऊसर, रेह या कल्लर कहते हैं। इसके उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। इसके उपचार के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। चाय बागानों के लिए अम्लीय मृदा अच्छी होती है। मृदा अपर्दन क्या होता है? परत अपर्दन, ऊपरी उपजाऊ परत का बह जाना बारिश से परत अपर्दन कहलाता है। अवनालिका अपर्दन, चंबल के बीहड़ इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यह योजना 19 फरवरी 2015 में शुरू की गई थी राजस्थान के सूरतगढ़ से। इसका नारा है स्वस्थ धरा खेत हरा। अगला हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति और कृषि। अब हम इसके पॉइंट वाइज नोट्स पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर और अंडमान में पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष हैं इनके आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। आर्द्र पर्णपाती सागौन, साल, शीशम, चंदन, महुआ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तेंदू, बीड़ी बनाने में प्रयुक्त होने वाला पत्ता, पलास, जंगल की आग जिसे कहते हैं, खैर यानी कि कत्था और बेल। सागौन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। यह इमारती लकड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। चंदन, सैंडलवुड जिसको कहते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों में, नीलगिरी क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। मैंग्रोव वन, ये तटीय लवणीय क्षेत्रों, ज्वारीय वन में उगते हैं। सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं। इनकी जड़ें न्यूमेटोफर श्वसन जड़ें होती हैं। मैंग्रोव आवरण पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। इसके बाद गुजरात, कच्छ और अंडमान का स्थान है। हिमालयी वनस्पति ऊंचाई के साथ बदलती है। 1500 से 3000 मीटर पर शंकुधारी वन मिलते हैं। चीड़, देवदार और स्प्रूस। चीड़ की अगर बात की जाए तो इसके रस से तारपीन का तेल और बिरोजा प्राप्त होता है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 इसके अनुसार देश के 33% भूभाग पर
वन होने चाहिए और पहाड़ी क्षेत्रों में 66% और मैदानी में 20%। वन रिपोर्ट यह हर 2 साल में भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा जारी की जाती है। भारत में कुल वन प्लस वृक्षावरण 24.62% है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और महाराष्ट्र आता है। सर्वाधिक वन प्रतिशत की अगर बात की जाए तो मिजोरम, तदुपरांत अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड आता है। सामाजिक वानिकी 1976 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य अनुपयोगी भूमि पर वृक्षारोपण करना है। झूम खेती की अगर बात की जाए तो इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है, इससे वनों की विनाश होता है। अन्य नाम पोडू आंध्र प्रदेश उड़ीसा में है, बेवर मध्य प्रदेश में, पूनम केरल में। फसल और ऋतुओं की अगर बात की जाए तो रवि शीतकालीन फसल है, गेहूं, चना, सरसों, जौ। खरीफ वर्षाकालीन, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली। जायद ग्रीष्मकालीन है, तरबूज, खीरा, सब्जियां आदि आते हैं। चाय की अगर बात की जाए तो असम में 50% से अधिक उत्पादन होता है। दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग मिला था। काफी कर्नाटक में 70% से अधिक उत्पादन होती है। बाबा बुदन की पहाड़ियों में। भारत में अरेबिका और रोबस्टा किस्में उगती हैं। हरित क्रांति की अगर बात की जाए तो 1960 के दशक में एमएस स्वामीनाथन द्वारा गेहूं और चावल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था इसका। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में ये बहुत अच्छे तरीके से लागू हुई थी। अब हम बात करेंगे महासागर की, तटरेखा की और जैव विविधता की। देखिए, भारत की तटरेखा की लंबाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुल लंबाई पुरानी जो है वो 7516.6 किलोमीटर है। केवल मुख्य भूमि की तटरेखा 6100 किलोमीटर है। लेकिन 2025 में नया डाटा आता है और भारत की तटरेखा की आधिकारिक तौर पर संशोधित लंबाई 11,098.8 किलोमीटर है, जो पहले के 7516.6 किलोमीटर से लगभग 3582 किलोमीटर यानी कि 48% अधिक है। यह वृद्धि उच्च सटीकता वाले मापन तकनीकों और छोटे पैमाने 1:2.5 लाख पर गणना के कारण हुई है, जिससे छोटी खाड़ियों और द्वीपों के विवरण शामिल किए गए हैं। यह नया आंकड़ा तटीय योजना और सुरक्षा के लिए बेहतर डेटा प्रदान करता है। तो जो नई तटरेखा है वो 11,098.8 किलोमीटर लंबी है और जो पुरानी थी वो 7516.6 किलोमीटर लंबी थी। अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईईजेड तटरेखा से 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र, जहां भारत को समुद्री संसाधनों, मत्स्य और खनिज के दोहन पर अधिकार है। यानी कि वहां पर मछली का जो दोहन किया जा सकता है, खनिज का दोहन किया जा सकता है। प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्र मील तक होती है। गुजरात भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के कारण। आंध्र प्रदेश दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। गोवा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है। तटीय राज्य कुल 9 राज्य तट पर हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। मालाबार तट की अगर बात की जाए तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। यहाँ लैगून या कयाल जैसे बेम्बनाड और अष्टमुडी पाए जाते हैं। यहाँ मोनोजाइट रेत मिलती है जिसमें थोरियम का अयस्क होता है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट को कहते हैं। यहाँ लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। कावेरी डेल्टा यहीं पर स्थित है। कोंकण तट बहुत इंपॉर्टेंट है। दमन से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है और इसी के नाम से कोंकण रेलवे था। कन्नड़ तट गोवा से मैंगलोर कर्नाटक के तट को कहते हैं। उत्तरी सरकार ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र को कहते हैं। उत्कल तट ओडिशा के तट को विशेष रूप से उत्कल तट कहा जाता है। सागरमाला परियोजना, इसका उद्देश्य बंदरगाहों के नेतृत्व में विकास करना है। नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से संबंधित होती है। पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स हिंद महासागर की तलहटी में पाए जाने वाले आलू के आकार के खनिज पिंड मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, भारत को इनके खनन का अधिकार मिला है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। न्याहवा सेवा मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए बनाया गया है।
भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। कांदला गुजरात में स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। इसका नया नाम दीनदयाल पोर्ट है। यह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है, SEZ। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा और लैंड लॉक्ड बंदरगाह है। डॉल्फिन नोज पहाड़ी इसलिए मानसूनी हवाओं से सुरक्षा देती है। चेन्नई भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। इसे मोती का शहर कहते हैं। यह उथला बंदरगाह है। कोची इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो लैगून पर स्थित है। पारादीप ओडिशा में स्थित है। यहां से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। हल्दिया कोलकाता पोर्ट यह हुगली नदी पर स्थित है। भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। इसे डायमंड हार्बर भी कहते हैं। एन्नोर यह भारत का पहला कारपोरेट बंदरगाह है जो निजी कंपनी की तरह संचालित है। मुरमुगाओ गोवा में स्थित बंदरगाह है जो जुवारी नदी के मुहाने पर है। जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। एक हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र और चौथा सूडालैंड जो निकोबार में स्थित है। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात की जाए तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। पहला नीलगिरी 1986 था, सबसे बड़ा कच्छ का रण है और सबसे छोटा डिब्रू सैखौवा है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। जिम कार्बेट उत्तराखंड से शुरुआत हुई। वर्तमान में 55 से अधिक टाइगर रिजर्व हैं। रामसर साइट्स की अगर बात की जाए तो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए ये घोषित किए जाते हैं। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में 96 साइट्स हैं। उत्तर प्रदेश में 10 हैं और तमिलनाडु में 20 हैं। सर्वाधिक तमिलनाडु में है, लेकिन जब भी आप एग्जाम में जाएं एक बार करंट अफेयर्स जरूर देख के जाएं क्योंकि इनकी संख्या बढ़ती रहती है। जल डमरू मध्य और दर्रे चैनल और जल डमरू मध्य की अगर बात की जाए तो 10 डिग्री चैनल यह छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल यह मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है और यह लक्षद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। जो मिनिकॉय है यह लक्षद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। 9 डिग्री चैनल यह मिनिकॉय को शेष लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। डंकन पास की अगर बात की जाए तो यह दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। पाक जल डमरू मध्य की अगर बात की जाए, पाल्क स्ट्रेट की बात की जाए तो यह भारत और तमिलनाडु, जो तमिलनाडु है भारत का राज्य, और श्रीलंका जफाना को अलग करता है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। तो भारत का जो तमिलनाडु क्षेत्र है और श्रीलंका का जाफना क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में जो जल संधि है, जो जल डमरू मध्य है, जो स्ट्रेट है, उसको पाल जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं। मन्नार की खाड़ी गल्फ और मन्नार भारत और श्रीलंका के बीच एक समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। यह डुंगोंग और समुद्री गाय के लिए प्रसिद्ध है। कोको चैनल यह उत्तरी अंडमान भारत और कोको द्वीप म्यांमार के बीच में है। ग्रेट चैनल यह इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। इंदिरा पॉइंट निकोबार में है। सेतु समुद्रम परियोजना यह मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ने की एक प्रस्तावित नहर परियोजना है ताकि श्रीलंका का चक्कर ना लगाना पड़े। कच्छ की खाड़ी गुजरात में ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त कांडला पोर्ट यहीं पर स्थित है। खंबात की खाड़ी गुजरात में है। यहां नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियां गिरती हैं। भारत में सबसे ऊंचे ज्वार यहीं आते हैं। महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रे नाथुला सिक्किम में है। यह प्राचीन रेशम मार्ग है। 1962 युद्ध के बाद यह बंद हो गया और 2006 में व्यापार के लिए फिर से खुला था। तो जो नाथुला दर्रा है सिक्किम में स्थित है, यह प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा था। जेलेपला की अगर बात की जाए तो यह सिक्किम में स्थित है। यह भूटान जाने का मार्ग है। चुंबी घाटी से होकर गुजरता है। तीस्ता नदी इसी के पास बहती है। जोजिला दर्रा यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यह लद्दाख में स्थित है। यहां एशिया के सबसे लंबी द्विदिशात्मक जोजिला टनल बनी है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में है। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसी में जवाहर सुरंग स्थित है। बुर्जिल दर्रा यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो लद्दाख को चीन से सिनजियांग से जोड़ता है। उमलिंगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है जिसकी ऊंचाई 19,024 फीट है। सिपिकीला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में है। सतलज नदी इसी दर्रे से
भारत में प्रवेश करती है। शिमला तिब्बत मार्ग भी है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ये कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति से जोड़ता है। यहां अटल टनल 9.02 किलोमीटर बनी है जो मनाली को लेह से जोड़ती है। बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। यह मंडी को लेह से जोड़ता है। चिनाब नदी यहीं से निकलती है। मानाला और नीतीला और लिपू लेक ये तीनों दर्रे उत्तराखंड में हैं। लिपू लेक का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए होता है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। तमांग जाने का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यह भारत चीन म्यांमार का त्रिकोणीय जंक्शन है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है जो म्यांमार जाने का रास्ता देता है। थाल घाट दर्रा पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में है। मुंबई नासिक कोलकाता मार्ग है। भोर घाट दर्रा पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में है। मुंबई पुणे चेन्नई मार्ग पर स्थित है। पाल घाट दर्रा केरल में है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच यह कोची और कोयम्बटूर को जोड़ता है। सेनकोटा दर्रा यह तिरुवनंतपुरम केरल और मदुरई तमिलनाडु को जोड़ता है। खैबर दर्रा यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हिंदुकुश पहाड़ों में स्थित है। ऐतिहासिक आक्रमण आर्य मुगल इसी रास्ते से हुए हैं। तो खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हिंदुकुश पहाड़ों पर स्थित है और यहीं से मुगलों के आक्रमण हुए थे अरबों के। अब हम बात करेंगे द्वीप समूह आइसलैंड की। अंडमान और निकोबार यह ज्वालामुखी मूल है और जलमग्न पर्वत चोटियां आराकानियोमा का विस्तार है। इसमें 572 द्वीप हैं। तो अंडमान और निकोबार में 572 द्वीप हैं। सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी 732 मीटर है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। माउंट थूलियर निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यह भी इंपॉर्टेंट है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। नारकोंडम यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है जो उत्तरी अंडमान के पास में है। सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित ऐतिहासिक जेल है जिसे काला पानी कहा जाता था। वीर सावरकर यहीं रहे थे। रास द्वीप इसका नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। हैवलॉक द्वीप इसका नया नाम स्वराज द्वीप है। यह राधानगर बीच यहीं से है जिसे ब्लू फ्लैग टैग मिला है। ब्लू फ्लैग टैग उनको मिलता है जो बहुत ही ज्यादा साफ सुथरे हैं और जहां पर पर्यटन आसान है। नील द्वीप इसका नया नाम शहीद द्वीप है। जारवा और सेंटिनलीज अंडमान की आदिम जनजातियां हैं। सेंटिनल द्वीप पर जाना प्रतिबंधित है। लक्षद्वीप यह अरब सागर में स्थित है और इसका निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश 32 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी कवरात्ती है। यहां 96% मुस्लिम आबादी है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट है। अगाती लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा इसी द्वीप पर है। तो ये जो आपका जारवा और सेंटिनलीज द्वीप है यहां पर बहुत पुरानी जनजातियां रहती हैं जो बहुत ही हिंसक हैं, किसी और को स्वीकार नहीं करती हैं। अभी कुछ वर्ष पहले एक विदेशी पर्यटक जाने की कोशिश किया था उसने नाव के द्वारा, जिसकी उन लोगों ने हत्या कर दी थी। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जो लक्षद्वीप है। इसकी जो क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी कवरात्ती है। यहाँ 96% मुस्लिम आबादी है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट है। पंबन द्वीप यह मन्नार की खाड़ी में है। रामेश्वरम इसी द्वीप पर स्थित है। पंबन पुल इसे मुख्य भूमि से जोड़ता है। धनुषकोडी पंबन द्वीप का अंतिम छोर है जहां से राम सेतु शुरू होता है जिसे एडम ब्रिज कहते हैं। न्यू मूर द्वीप यह भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित था जो अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलमग्न हो चुका है। तो न्यू मूर द्वीप जो है यह अब जलमग्न है। सालसेट द्वीप मुंबई शहर और ठाणे इसी द्वीप पर बसे हैं। यह भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। व्हीलर द्वीप की अगर बात की जाए तो ओडिशा तट पर स्थित है। इसका नया नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। यहाँ मिसाइल परीक्षण अग्नि पृथ्वी होते हैं। जो भारत की मिसाइलें हैं अग्नि और पृथ्वी उनका यहाँ पर परीक्षण होता है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश तट पर पुलिकट झील के पास स्थित है। यहाँ इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जहां से रॉकेट लॉन्च होते हैं।
तो ये रहे आपके भारत के भौतिक भूगोल से जुड़े हुए 287 पॉइंट वाइज नोट्स। उम्मीद करता हूं आपने इन नोट्स को ध्यान लगाकर पढ़ा होगा, समझा होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रही बात इस नोट्स की पीडीएफ की या अन्य पीडीएफ की, तो आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां से जुड़कर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आज 31 जनवरी है, लास्ट डे है। कल से इस पीडीएफ की कीमत बढ़ जाएगी, तो आपके पास आखिरी मौका है। 100 रुपए में लेखपाल सिलेबस की आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी, 30 मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिलेंगी, आपको 8 से 10,000 वन लाइनर मिलेंगे, 3,000 से अधिक एमसीक्यू मिलेंगे, जिसमें आपके पीवाईक्यू भी शामिल होंगे। तो देर मत करिए, इस बैच से जुड़िए, पीडीएफ बैच से, और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।